हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और दोस्तों आज मैं भरोसे के साथ ये कह सकता हूं, उम्मीद के साथ यह कह सकता हूं कि निश्चिंत रहिए, 2024 का लोकसभा चुनाव निष्पक्ष होकर रहेगा, पारदर्शी होकर रहेगा। जी हाँ, विगत अपने कार्यकाल में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भारत के न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी ने जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय को लीड किया है, इनके मुख्य न्यायमूर्ति बनते ही जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की चमक बढ़ी है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर दिया है, जो रंजन गोगोई के मुख्य न्यायमूर्ति रहते हुए और उसके बाद बोबड़े के मुख्य न्यायमूर्ति रहते हुए बिल्कुल धूमिल हो गई थी सुप्रीम कोर्ट की चमक और साख, उसको जो इन्होंने पुनः बहाल कर दिया है, उससे पूरा विश्वास है कि संविधान पर आंच नहीं आ सकती। और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी किस पर है? संविधान के अधीन बनाई गई संस्थाओं पर, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे सर्वोपरि है, और उसके बाद भारत की जनता पर। फिर संविधान को खतरा किससे हो गया? क्या संविधान को खतरा भारत की जनता से हुआ या कि संस्थाओं से हुआ? जी, संस्थाओं से हुआ है। सबसे बड़ा खतरा हुआ है भारत की संसद से, वर्तमान संसद से, जिसमें बहुमत का दुरुपयोग करके संविधान के विरुद्ध कई कानून बनाए गए। मसलन इलेक्टोरल बॉन्ड को मान्यता देने वाला कानून, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया। इसी तरह से एक कानून बना है निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर सरकार को एकाधिकार देने वाला कानून। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं, संविधान के विद्यार्थी होने के नाते, विधि शिक्षक होने के नाते, अधिवक्ता होने के नाते, विधि पुस्तकों का लेखक होने की हैसियत से, कि ये जो कानून बना है जिसमें सरकार को निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति में एकाधिकार मिल गया है, बहुमत मिल गया है, वह संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है। ये ठीक है कि मूल संविधान में यही कहा गया था कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन जिस समय संविधान लिखा गया उस समय कोई ये नहीं सोचा था कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की शक्ति का प्रयोग करके कुछ ऐसे अधिकारियों को बैठाया जाएगा जो अपने पदीय कर्तव्यों की जिम्मेदारी समझने की बजाय जिसने उनको नियुक्त किया है उसकी जी हुजूरी में ज़्यादा समय बिताएंगे, ज़्यादा निष्ठावान रहेंगे, और संविधान के प्रति निष्ठावान होने की बजाय अपने नियोक्ता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। यह उस समय अंदाजा नहीं था। अब जबकि ऐसा होने लगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा था 2023 में कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक थर्ड पर्सन के रूप में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति होंगे। लेकिन संसद ने अपनी बहुमत की शक्ति का दुरुपयोग, जी मैं कहूँगा दुरुपयोग करके सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को न केवल उलट दिया, बल्कि आचार संहिता लागू होने के महज 2 दिन पहले 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति इस प्रकार से कर दी, जिस पर हर किसी को यह संदेह हो रहा है कि इस तरह से जिन निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई है वे संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे, बने रहेंगे, निष्ठा निभाएंगे, या जिन्होंने उन्हें चुन करके वहां बैठा दिया है, नियुक्त किया है, उनके लिए वह निर्वाचन आयोग की शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए लालायित रहेंगे, जैसा कि बहुत सारे पदाधिकारियों की ओर से शक्तियों का दुरुपयोग देखा जा रहा है। अब आ रही है बात दोस्तों कि इसमें एक बात निकल कर आ रही है कि जब चुनाव चल रहा है उस समय भी ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, अपनी शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग कर रहा है मानो आचार संहिता लागू न हो। और ऐसा करने में वो क्या कर रहा है? विपक्ष के नेताओं पर छापे, विपक्ष की पार्टियां जिसे टिकट दे रही हैं उनके यहां छापे, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर देना, विपक्ष के नेताओं पर एक्शन लेना, सत्ता में शामिल हो गए नेताओं को छूट दे देना। मसलन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री
अशोक चौहान अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिन पर आदर्श घोटाले का आरोप था और उसी आरोप के कारण वे जब उस समय कांग्रेस की सत्ता थी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए थे। यानी जिस पर आरोप लगने पर कांग्रेस ने पद से हटाया था, बीजेपी ने उन आरोपों के साथ उस व्यक्ति को राज्यसभा में सांसद बना दिया अपनी पार्टी में डालकर, और इस पर ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है छापेमारी का आदर्श घोटाले पर। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग की चुप्पी लोगों में एक चिंता पैदा कर रही थी, कर रही है। कौन सी चुप्पी? कि जब आचार संहिता लागू हो गई, भारत सरकार एक तरह से केयर टेकर सरकार के तौर पे है, चुनाव में अब लोग जा रहे हैं, वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जिससे उसको कुछ विशेष शक्ति का प्रयोग करता हुआ लोग देखें। ऐसे में भी ईडी जो केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, उसके माध्यम से अगर विपक्ष के नेताओं पर आम दिनों की तरह कार्रवाई होती रहेगी तो फिर वो नेता परेशान होकर के अपना बचाव करेंगे, कानूनी केस देखेंगे या चुनाव प्रचार करेंगे, चुनाव की योजना बनाएंगे। ये तो परेशान करने के लिए की जा रही कार्रवाई दिखती है। इसकी शिकायत जब निर्वाचन आयोग से की गई है तो निर्वाचन आयोग चुप हो गया है। इसी तरह से ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर भी निर्वाचन आयोग सत्ता के तरफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी एक शायरी लिख करके ईवीएम का दर्द बयां करते हैं। काश कि राजीव कुमार जी कोई शायरी लिख करके ईवीएम पर आक्रोशित जनता का भी दर्द बयां कर लिए होते, नहीं किया उन्होंने। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से आस क्या जगी है कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एक नोटिस जारी कर दिया है कि क्यों न 100% वीवीपैट की गणना की जाए। और दोस्तों, आप मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा, बहुत सारी वीडियोज में मैंने ये कहा है कि जहाँ तक मेरा ज्ञान है और जो तर्क क्षमता मेरे अंदर है, मैं ईवीएम को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि ईवीएम को जैसे ही मैं चुनौती दूंगा तो मैं निर्वाचन आयोग और सरकार को चुनौती दूंगा एक ऐसे विषय पर जिस पर मेरे पास कोई सबूत हो ही नहीं सकता जब तक कि सरकार और निर्वाचन आयोग मेरा सहयोग न करें। और सबूत न होने पर मैं न्यायालय में ईवीएम को गलत साबित नहीं कर पाऊंगा। बल्कि ये कहना चाहिए, मैंने सुझाव दिया है पुरानी वीडियो में, कि बल्कि हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हमें यह जानने का अधिकार है कि हम जिसको वोट दिए हैं, जब गणना हुई तो उसी के पक्ष में वो गणना उस वोट की हुई है। और इस तरह का अधिकार ईवीएम से स्थापित नहीं हो सकता। इस तरह का अधिकार तभी स्थापित होगा जबकि वो किसी ऐसे माध्यम से हो जो माध्यम जिस रूप में बॉक्स में डाला जाए उसी रूप में वहां से निकाला जाए, यानी बैलेट, यानी वीवीपैट पर्ची। मैंने यही कहा था, आप सबको याद होगा। वही बात जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाई गई है तो जो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस गवई और जस्टिस मेहता की जो बेंच ईवीएम के मुद्दे पर ईवीएम हटाने वाली याचिका को बेसलेस कह के खारिज किया था, वही दो न्यायमूर्तियों की बेंच ने निर्वाचन आयोग को नोटिस भेज करके सवाल पूछ दिया कि आखिर वीवीपैट की 100% गणना क्यों नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसके माध्यम से मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक कानून की मेरी समझ है और एक मनुष्य और भारत के नागरिक के नाते वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का जो विचार दिखाई देता है और इनकी पूरी टीम का, जिसमें गवई साहब भी हैं और तमाम जजेज हैं, उससे स्पष्ट है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में बैठे जजेज संविधान के प्रति निष्ठावान हैं, 100% निष्ठावान हैं। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि वह केवल और केवल संविधान के प्रति ही निष्ठावान हैं। और संविधान की ताकत कहाँ है? लोकतंत्र में। और लोकतंत्र की ताकत है पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव। बिना पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लोकतंत्र चल नहीं सकता। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक अनुमान के आधार पर, कि इस बार का चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष होकर रहेगा। निर्वाचन आयोग के लोग चाह कर भी गलत नहीं कर पाएंगे और वीवीपैट की गणना कराई ही जाएगी।
ऐसे में मतदाताओं को यह ध्यान देना है कि वे उस पार्टी की तरफ या उस गठबंधन की तरफ मतदान करें जिससे संविधान बचने की उम्मीद हो। ये आप निर्धारित करेंगे कि आप किसके हाथ में संविधान को सुरक्षित मान रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अभी पहले संविधान सुरक्षित करते हैं, फिर अपनी पार्टी सुरक्षित करेंगे, क्योंकि जब संविधान बचेगा तभी अगला चुनाव और अगली पार्टी को वोट देने का मौका मिलेगा। इसलिए मेरा मानना है कि जब हम सब, जैसे मैं ये मानता हूं कि संविधान खतरे में है, खुलेआम मानता हूं, तो जब हमारी जैसी सोच जिनकी भी है, जो ये मान रहे हैं कि संविधान खतरे में हो गया और सरकार से खतरे में पड़ा है, तो उन लोगों की जिम्मेदारी है कि मतदान के समय वहां मतदान करें जहां से संविधान को सुरक्षित होने का विश्वास पैदा होता हो, भरोसा पैदा होता हो, जहां से लगे कि संविधान बच जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पार्टी को वोट दीजिए, नहीं, आप जिस पार्टी को भी वोट दीजिए यह सोच कर दीजिए कि ऐसा मतदान करने से संविधान इस बार बच जाएगा। फिर इसके बाद अगले चुनाव में हम अपनी पार्टी के लिए वोट कर सकेंगे, क्योंकि संविधान रहेगा तभी लोकतंत्र रहेगा, लोकतंत्र रहेगा तभी हमारी पसंद की पार्टियां रहेंगी और मतदान के जरिए हम सरकार में आने का अवसर पाते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपने विचार इस वीडियो पर दीजिएगा कमेंट के जरिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।